आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हालांकि इससे पहले छठी सातवीं आठवीं में भी आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा, जहां हम कहते हैं लाइट। लाइट किसे कहें, लाइट होता क्या है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, ठीक। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट, हमें ये श्योर कर देती है लाइट, अगर लाइट है कहीं पे तो हमें ये श्योर कर देती है कि उसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसे हम देख पाएंगे। अगर लाइट नहीं है, मान लीजिए कि आप रात का सोने के समय हो गया आपका, और रात के सोने के समय पे आपकी लाइट ऑन है, तो आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे अलमारी है, यहाँ पे बुक्स रखी हैं और यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है। लेकिन जब आप लाइट जैसे ही बंद करते हैं, यानी कमरे में लाइट बंद हो गई, लाइट कम ऑफ कर दिया आपने, तो अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। रोड साइड में अगर कोई लाइट है और वहाँ से कुछ रोशनी आपके रूम में आ रही है, तो जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में रोशनी आ रही है वही एरिया आपको दिखाई देगा और फिर और एरिया नहीं दिखाई देगा। मतलब लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी जिसे हम जूल में मापते हैं, और ऐसी बहुत सारी है। लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, विंड हो गया, ओशियन हो गया, वाटर हो गया, ये सब एनर्जी के फॉर्म है। से ठीक ऐसे ही लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो आप या मैं, कोई भी व्यक्ति एक फिज़िकली चैलेंज हो जाएगा जिसके पास आईज़ नहीं है, एक ब्लाइंड पर्सन के जैसा हो जाएगा जिसके पास आईज़ नहीं है। क्योंकि आईज़ नहीं होने का मतलब ये है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, लाइट को देख नहीं पा रहा, सेंस नहीं कर पा रहा। तो आप, मैं या कोई भी एक अंधेरे कमरे में बैठे उस व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं जिसके पास आंखें नहीं हैं, वो आंखों से नहीं देख पा रहा, ठीक है। अब लाइट के कुछ रूल्स हैं, कैसे कहा जाएगा कि लाइट जो है वो कैसे पहचान होगी कि लाइट है। तो हम यहाँ कहेंगे कि लाइट जो है ना, बच्चा कहेगा कि लाइट का कुछ रूल्स बता दो, कैसे पहचानेंगे कि लाइट है या नहीं है। तो मैं कहूँगा लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। मान लीजिए कि ये लाइट का सोर्स है और यहाँ से स्ट्रेट जा रही है, ऐसे ये स्ट्रेट जा रही है, उसके बाद यहाँ ये जा रही है स्ट्रेट, ऐसे ये भी स्ट्रेट जा रही है, ये भी स्ट्रेट जा रही है, ऐसे ये भी स्ट्रेट जा रही है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट चलती है आपकी, ये स्ट्रेट गई, ये भी स्ट्रेट गई, ये भी स्ट्रेट गई, ये भी स्ट्रेट गई, ये भी स्ट्रेट गई। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसे दूसरी बात, लाइट डजंट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। लाइट के लिए कोई भी ऐसे ही मीडियम, जैसे मुझे यहाँ से ट्रैवल करना है, आपके स्कूल जाना है या कहीं जाना है, तो होगा क्या कि मुझे ना व्हीकल लेना पड़ेगा या पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लाइट के लिए कोई व्हीकल, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो लाइट के लिए कोई व्हीकल या किसी सवारी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जहाँ भी जाएगी बिना मीडियम के भी जा सकती है। लाइट डजंट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है लाइट को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। एक नॉर्मल लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो ये मैंने लाइट का इंट्रोडक्शन बता दिया आपको, ठीक। इसके बाद है लाइट का हमारा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शन है और यहाँ पर है रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कौन ये कैसे पता लगेगा कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, या सर ये बताइए लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है और रिफ्रैक्ट कैसे हो रही है, ये वर्ड जो है ना यहाँ पर, लाइट मैंने बता दिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं समझ में आएगा तो फिर हम चैप्टर में एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैप्टर 2 भाग में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन, दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट को पढ़ने के बाद जब सेकंड पार्ट में जाएंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, ये तो वैसे ही बता रहे हैं सर, ये तो सेम वैसे ही लग रहा है, रिफ्लेक्शन की जैसे ही लग रहा है, तो फिर इसमें अंतर क्या रहा, इसमें अंतर क्या रहा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें अंतर क्या है और इसमें बेसिक अंतर क्या है रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। तो बेसिक अंतर क्या है रिफ्लेक्शन में, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट on a polished surface, polished surface like mirror is called reflection of light. reflection of light होता क्या है कि ये एक पॉलिश सरफेस है, ये एक पॉलिश सरफेस है, ये बना दिया मैंने पॉलिश सरफेस। ठीक है, मान लीजिए फर्श है, फर्श पे जब आप बॉल को ऐसे पटकते हो तो बॉल वापस जाती है ऐसे, तो बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल कहते हैं इसको। बॉल को आपने ऐसे पटका तो बॉल इधर को जाएगी वापस, इधर को जाएगी वापस, क्योंकि एंगल से आई तो एंगल से वापस जाएगी, और अगर आपने सीधे पटका तो उसी रास्ते पे सीधे वापस जाएगी। तो इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाउंसिंग, बाउंस करना। दीवार पे हमने बॉल फेंकी और टप्पा पड़ के फिर हमारे पास उसी एंगल से आई जिस एंगल से वो गई थी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ द बॉल। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को शो करना है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को शो करना है। तो होता क्या है कि ये एक पॉइंट सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है, ये एक पॉइंट सोर्स है, लाइट निकल रही है। इसके बाद ये उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऐसे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, कुछ एंगल के साथ पड़ती है, और फिर ये ऐसे बाउंस होती है, जिस एंगल से आई इस एंगल से बाउंस होती है। और हमारी यहाँ पर नन्ही आँखें हैं, नन्ही आँखें हैं जो देख रही हैं, और क्या देख रही हैं, ये सरफेस, इस सरफेस को नहीं देख रही, इस ऑब्जेक्ट को देख पा रही हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख पा रही हैं, क्योंकि लाइट बाउंस होके आ रही है उस ऑब्जेक्ट से। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस पे से लाइट बाउंस होके आती है तो ही हम उसे देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल रखा है, मैंने यहाँ पर एक बॉल रखा है, तो ये बॉल हमें तभी दिख रही है जब इस पे लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, इस बॉल पे बाउंस होके हमारी आंखों तक आ रही है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा पॉलिश सरफेस, तो मैं आपको कहूँगा कि पॉलिश सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा यानी बाउंस होगा वो सबसे बढ़िया होगा, 100% एब्सोल्यूट होगा, तो आपको क्लियर दिखेगा। इसलिए हम जब मिरर के सामने जाते हैं तो हमारा जो फेस है वो बिल्कुल साफ बढ़िया दिखता है, क्योंकि वो पॉलिश सरफेस थी तो मैक्सिमम लाइट उस पे से टप्पा पड़ के हमारी आंखों पे आ रही है और हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया दिख रहा है। लेकिन वही फेस अगर हम किसी विंडो पे देखें, विंडो पे भी कई बार फेस दिखाई देता है हमारा, उस पर हम देखेंगे तो धुंधला आएगा, या फिर कार के शीशे पे देखें तो हमें धुंधला महसूस होगा, क्योंकि लाइट वहाँ से भी बाउंस हो रही है, बट बाउंस होने के बावजूद वो पूरी लाइट बाउंस नहीं हो रही, कुछ ना कुछ वहाँ पे रेज कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, या डस्ट पार्टिकल आ गया वहाँ पर, इसलिए प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ लिखा है प्रॉपर रिफ्लेक्शन जो होता है वो पॉलिश सरफेस से होता है। जो किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, लाइट उस पर पहले बाउंस होती है, फिर हमारी आइज़ तक आती है, और उसके बाद फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब पॉलिश सरफेस के अलावा और भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है, जो मैं सामने देख रहा हूँ इस दीवार पे भी लाइट पड़ रही है और मुझे रिफ्लेक्ट करके मेरी आइज़ तक आ रही है, तो मैं तभी दीवार को देख पा रहा हूँ। कोई रोड भी हो सकता है, कोई चिड़िया हो सकती है,
जहाँ से बाउंस होगा तो ही दिख सकता। अब आप कहोगे एयर क्यों नहीं दिखती, तो एयर पे लाइट बाउंस ही नहीं हो रही, तो एयर नहीं दिख रही है हमें। ठीक है, एयर पे लाइट बाउंस नहीं हो रही, नहीं दिख रही। पानी पानी हमें दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट है उसके बावजूद भी, क्योंकि पानी के सरफेस पे से लाइट बाउंस हो रही है, तो हमें उसकी सरफेस दिखाई दे रही है। तो सरफेस दिखाई देने से हमें पता लग रहा है कि पानी ग्लास के अंदर है। अगर पूरा ग्लास भरा हुआ हो पानी से और ऊपर की सरफेस को हमने ब्लैक स्ट्रिप से ढक दिया, नीचे स्ट्रिप को ढक दिया, तो आप ये कहना मुश्किल होगा कि इसके अंदर पानी है या नहीं है। अगर उसके अंदर कोई कलर नहीं है तो उसके आर पर आपको दिखाई देगा। हाँ, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही है बट ये अलग है। रिफ्रैक्शन भी कुछ ऐसा है बट ये अलग है। अब ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्शन किसे कह रहे हैं हम लोग। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट when it enters from one medium when it enters from one medium to another medium, one medium to another medium। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बता दिया, ये तो समझ ही नहीं आया कि आपने वन मीडियम क्या कहा, दूसरा मीडियम क्या कहा। तो मैं आपको बताऊंगा कि वन मीडियम क्या है और दूसरा मीडियम क्या है, वन मीडियम क्या है, दूसरा मीडियम क्या है। ठीक है, लाइट की कुछ स्पीड है, लाइट की क्या है, कुछ स्पीड है। मान लीजिए लाइट की स्पीड हमने लिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मैक्सिमम स्पीड है जो एक वैक्यूम यानी खाली स्पेस पे होती है, वैक्यूम यानी खाली स्पेस पे होती है। तो लाइट इसी स्पीड से चल रही है, इसी स्पीड से चल रही है। ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चल रही है। या आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक बनाया व्हीकल, एक व्हीकल है मेरा, वो 30 km/h की स्पीड पे चला रहा था मैं उसे। ठीक है, नॉर्मल रोड था तो 30 km/h की स्पीड से चल रहा था। कुछ दूर आगे गया तो कुछ बारिश थी और यहाँ पे कच्चा रोड मिला मुझे। यहाँ पर मुझे सीमेंटेड रोड नहीं मिला और यहाँ पर मुझे कच्चा रोड मिला, कच्चा रोड मिला। तो ये जो 30 km/h की स्पीड थी, इसी स्पीड से स्लेटर मेरे हाथ में था, मैंने कम भी नहीं किया, फिर भी इस कच्चे रोड पे आके गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो गई, मान लीजिए 25 km/h हो गई। इस कच्चे रोड पे 25 km/h कम हो गई। फिर मैं और आगे गया तो कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वहाँ पे रोडियाँ पड़ी थी, बजरी पड़ा था, मलबा पड़ा था। जब इसमें गया तो इसकी स्पीड 25 किलोमीटर के आसपास रही, थोड़ी बहुत बढ़ गई या कम हो गई, मान लीजिए 26 km/h हो गई। रोड ही पड़ी थी, वहाँ पे कोई सामान नहीं था। तो मेरी जो स्पीड है वो सरफेस के वजह से कम हो रही है, दिख रहा है, सरफेस की वजह से कम हो रही है। पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल रोड पे था तो 30 किलोमीटर था, उसी स्पीड से मैं चलता रहा और कीचड़ वाले रोड में गया, कच्चे रोड में गया तो 25 हो गई मेरी स्पीड, फ्यूल उतना ही बर्न हो रहा था। और उसके बाद बजरी वाले रोड पे गया तो मेरी स्पीड 26 हो गई। इसका मतलब क्या है कि लाइट जब वैक्यूम में चलती है, इसका मतलब ये है कि लाइट जब वैक्यूम में चलती है तो उसकी नॉर्मल स्पीड 3 × 10⁸ होती है। लेकिन जब वो एक मीडियम में घुसती है, दूसरे मीडियम में घुसती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वैक्यूम में कुछ भी नहीं था। और जब एक दूसरा मीडियम आया जिसमें वो ट्रैवल कर सकती है, तो स्पीड उसकी कम हो गई। और फिर स्पीड कम होने की वजह से उसका रास्ता बदल गया। लाइट ऐसे आ रही थी, ये हमारा गिलास पड़ा है, ये हमारा कड़ा है गिलास, लाइट ऐसे आ रही थी, हमने यहाँ पर नींबू रखा, इस नींबू को जब पानी के अंदर डाला तो नींबू हमें बड़ा दिखता है, यानी इस साइज़ से इस साइज़ का दिख रहा है। यानी लाइट जब आ रही थी तो ये था एयर, इसकी स्पीड ज़्यादा थी। पानी में गई तो इसकी स्पीड कम हो गई। इन वाटर इसकी स्पीड कम हो गई, एयर में इसकी स्पीड ज़्यादा थी।
तो जब ऐसा हुआ, एयर से वाटर की तरफ गई, इसकी स्पीड कम हो गई, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्चुअल साइज जिस ऑब्जेक्ट का था उससे ये बड़ा दिखने लग गया, उससे ये बड़ा दिखने लग गया, क्योंकि लाइट वापस आके कॉर्नर से होते हुए वापस भी लौटेगी, ऐसा नहीं है कि इसी में रुक जाएगी। तो ऐसे फिनोमेना जिसमें लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट when it enters from one medium to अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, उसकी स्पीड में चेंज आता है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जब ये चेंज आता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब जाके हमें ऑब्जेक्ट या तो छोटा दिखाई देगा या बड़ा दिखाई देगा। इस ग्लास में मैंने नींबू डाला तो साइज़ बड़ा दिखाई दे रहा है, इस ग्लास में अगर मैं अपनी पेंसिल डालता तो पेंसिल बीच में से टूटी हुई दिखाई देती। ये तो वही बात हो गई कि आपने एक पेज पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, फिर उस वर्ड्स को आपने स्केल रख के देखा, स्केल ऐसे रख के देखा ना, स्केल रखा इसके ऊपर, तो ये वर्ड्स आपको कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सेम वर्ड्स आपको कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इसमें लाइट बाउंस नहीं हो रही, इसमें लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए आपके डाउट्स पूछ लेते हैं, बताइए लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कोई डाउट है? लाइट किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है? आर्यन, हिमांशु, कृष्णा, आदित्य और नितेश। 10th का ये जो चैप्टर है बेटा, 10th का ये जो चैप्टर है ये अच्छे अच्छे चैप्टर में से एक है और बड़ा भी है, आपने देखा होगा अपने नोटबुक बुक में। और एक एक पॉइंट इसका जो है ना वो काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो फिर वो मिस हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा कुछ उसका। अब तक जो मैंने बताया आप सभी ध्यान से सुन रहे थे, तो ऐसे सही रहेगा, पढ़ाओ फिर बीच में डाउट पूछ लिया, फिर साथ साथ डाउट होता है तो फिर गैप नहीं मिलता पढ़ाने का और फिर मिस हो जाती हैं चीज़ें। सही है हिमांशु, आर्यन, समझ में आ रहा है सब कुछ? इसको नोट करना है अपनी राइटिंग में, अपनी अच्छी सी नोटबुक में। जितनी अच्छी नोटबुक होगी, जितना बढ़िया नोट करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे जो आपने नाम लिखा है चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे अब तक हमने जो पढ़ा वो बता दीजिए सर। तो मैंने कहा कि बेटा हमने पहले लाइट पढ़ी कि लाइट क्या होती है, फिर पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है, फिर पढ़ा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ा। तो सर ये बताइए कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप पढ़ाओगे कैसे? तो मैंने कहा कि पहले मैं रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाऊँगा, हाफ चैप्टर रिफ्लेक्शन का है, और फिर रिफ्रैक्शन के पढ़ाऊँगा, ये हाफ चैप्टर है रिफ्रैक्शन का। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सीबीएसई बोर्ड में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 मार्क्स का डायरेक्ट आता है, 2 मार्क्स का डायरेक्ट आता है। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 मार्क्स का डायरेक्ट आता है। और अगर इसमें से जो लॉ हैं इनमें से कुछ पूछा जाएगा, 2 लॉ हैं तो 2 लॉ अलग अलग पूछा जाएगा तो 1-1 नंबर का आएगा, और वैसे 2 नंबर का आएगा।
वैसे 2 नंबर का आएगा। अब ध्यान से हमें ये देखना है कि इसे हम 2 नंबर पूरे ग्रैब कर लें, पूरी मजबूती के साथ हम आ जाएं। तो ये हमारे पास एक सरफेस है, एक सरफेस है। कौन सी सरफेस है सर? तो ये हमारी एक पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड। इसको हमने नीचे से ऐसे पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश सरफेस को दिखाने का ये तरीका होता है कि ये सरफेस को हमने पॉलिश कर रखा है, ठीक है। इसके बाद कोई लाइट रे आती है, कोई लाइट रे आती है, ऐसे करके लाइट रे आ रही है मेरे पास, ऐसे ये आ रही है लाइट रे यहाँ पर, ठीक है। ये लाइट रे आ रही है इस पॉइंट पे, ओके। इस पॉइंट पे आने के बाद ना ये ऐसे वापस जा रही है, बाउंस हो रही है, बाउंस, जिसमें मैं कह रहा था ना बाउंस हो रही है। तो ये बाउंस हो रही है लाइट रे, ऐसे टप्पा पड़ने के बाद बाउंस हो रही है, वापस चली गई ऐसे, ओके। फिर इसके बीच में ना एक नॉर्मल लाइन होती है, एक नॉर्मल लाइन होती है जिसे हम ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे लिखते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल लाइन है। ये नॉर्मल लाइन को डॉटेड दिखाया जाता है, नॉर्मल लाइन को ऐसा डॉटेड दिखाया जाता है। अब जो लाइट रे आती है ना, जो लाइट रे आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे बाउंस होने के बाद वापस जाती है, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस जाती है, ये एयर था और एयर में ही ये वापस चली गई, एयर में ही ये वापस चली गई। तो जो रे वापस जाती है ना, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। लाइट जो आ रही है, एक लाइट का एक बीम आ रहा है, सिंगल लाइट, उसको हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे, और वापस जो जा रही है उसे हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल हमने बनाया है, ये नॉर्मल यहाँ पर, ये नॉर्मल यहाँ पर 90 डिग्री विथ सरफेस के साथ बना हुआ है। ये नॉर्मल 90 डिग्री विथ सरफेस के साथ बना हुआ है। ये नॉर्मल हम इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहली लाइन ये कहती है, द इंसिडेंट रे reflected ray, incident ray, reflected ray, and the normal, incident ray, reflected ray, and the normal at the point of incident, at the point of incidence, at the point of incident, all lie on the same plane, all lie on the same plane। सर आपने तो ये गज़ब की बात कर दी। आपने ये बताया कि इंसिडेंट रे क्या होती है, ये बताया रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ये भी बताया कि नॉर्मल क्या होता है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट पे लाइट पड़ रही है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। लेकिन ये इसका मतलब क्या है? सेम प्लेन का मतलब क्या है, ये तो बताइए। आपने इंसिडेंट रे बता दिया, रिफ्लेक्टेड रे बता दिया, नॉर्मल बता दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी बता दिया। हम समझ गए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसको कह रहे हो आपकी, जहाँ पे जिस पॉइंट पे लाइट पड़ रही है, इसको आप कह रहे हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। लेकिन ये सेम प्लेन का मतलब क्या है? ये सेम का मतलब क्या है? इससे क्या हो रहा है? क्या ये क्या, कौन सी सेम प्लेन बता दिया आपने? तो मैंने कहा कि सेम प्लेन का अर्थ क्या है। सेम प्लेन का अर्थ क्या है? मान लीजिए कि ये हमारा फर्श है, ये हमारा फर्श है। फर्श पे लाइट आएगी तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, या यूँ कह सकते हैं कि
मेरे लेफ़्ट से लाइट आ रही है, लेफ़्ट से लाइट आ रही है तो राइट में वापस चली जाएगी। लेफ़्ट से लाइट आ रही है, राइट में वापस चली जाएगी। लेफ़्ट से लाइट आ रही है तो राइट में वापस चली जाएगी। ये मेरे सामने नहीं जाएगी ऐसे, क्योंकि एंगल तो बराबर होगा, लेकिन ये सामने नहीं जाएगी या मेरी तरफ नहीं आएगी लाइट। इस पर पढ़ने के बाद मेरी तरफ नहीं आएगी, नॉर्मल ऐसे बन जाए और यहाँ ऐसे एंगल बन जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर लेफ़्ट से आ रही है तो राइट की तरफ जाएगी, अगर सामने से आ रही है तो मेरे पीछे की तरफ जाएगी। और यहाँ पर नॉर्मल होगा, यहाँ पर नॉर्मल होगा मेरे सामने ऐसे ऊपर की तरफ, और इसके बीच में जो एंगल और इसके बीच में जो एंगल होगा वो सेम होगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ मैंने बता दिया, दूसरा लॉ बताइए। तो दूसरा लॉ मैं बता रहा हूँ, ये है हमारा दूसरा लॉ। ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए फिर मैं वापस पीछे की तरफ जा रहा हूँ और इसी स्लाइड को कॉपी करते हैं। पहला लॉ हमने कर लिया, अब दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। तो पहला लॉ का ये मार्क हम मिटा देते हैं, क्या है ये मिटा देते हैं। अब दूसरा लॉ लिख रहा हूँ मैं, सेकंड लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया ही नहीं, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है। तो मैंने कहा कि एक एंगल बन रहा है आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। देखो एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, एक एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो इंसिडेंट एंगल जो होगा ना, जो इंसिडेंट एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल जो होगा वो किसके बीच बनेगा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बनेगा, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। दूसरा जो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is between normal and reflected ray। इस केस में मैं आपको बता देता हूँ, इस केस में ये एंगल मैंने A मान लिया, ये एंगल मैंने B मान लिया, ये एंगल मैंने A मान लिया, ये एंगल मैंने B मान लिया। ये एंगल मैंने A मान लिया और ये एंगल मैंने मान लिया B। तो इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल क्या हो गया A और रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया B। इंसिडेंट एंगल क्या हो गया A और रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया B। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कह रहे हैं इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ए और बी ये हमेशा एक बराबर रहता है। मान लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो ए है वो आपका 30 डिग्री है, यानी इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है, तो पूछेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, तो आप फटाफट बताओगे सर 30 डिग्री होगा, ये तो सेम ही रहता है, सेकेंड लॉ हमें बता रहा है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल एक बराबर होता है, ये सेकेंड लॉ हमें बता रहा है।
फिर वो पूछेंगे कि ऐसा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। तो आप हमें ये बताइए कि इंसिडेंट एंगल क्या होगा। आप हमें ये बताइए कि इंसिडेंट एंगल क्या होगा। तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सर आपने क्या कह दिया, आपकी तो बात समझ ही नहीं आई बिल्कुल भी। तो चलो हम इस कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। तो चलो, मैंने कहा आपको क्वेश्चन ये आया कि नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 47.5 डिग्री। 47.5 डिग्री। क्वेश्चन ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल बताइए। तो आप क्या करोगे, सर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 47.5, ये दिया हुआ था, और इंसिडेंट एंगल उसने पूछा था। तो हमने तो ये पढ़ा है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है वो सेम होता है, बट इसमें रिफ्लेक्टेड एंगल कहीं लिखा नहीं दिख रहा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, इसी के तो हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो दे रखा है 47.5 डिग्री। तो 47.5 डिग्री जब दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, भाषा अलग कर दी सर इसने, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लिख दिया। पहले अगर ये रिफ्लेक्शन लिखता तो जल्दी हो जाता, लेकिन ये लिख रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 47.5 दे दिया। अब ये लिख नहीं रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डायरेक्टली, तो मुझे समझ में आ गया कि ये 47.5 डिग्री है। तो इंसिडेंट एंगल भी 47.5 डिग्री ही होगा। ओके, एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा ये कहेगा कि एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ सरफेस इज 30 डिग्री। वह एंगल जो इंसिडेंट रे सरफेस के साथ बन रही है वो 30 डिग्री बन रही है। तो आप ये बताइए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। सर ये तो कमाल कर दिया, आपकी तो सवाल ही कुछ और दे दिया। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे हमारी ये है हमारी इंसिडेंट रे। इसका एंगल बन रहा है सरफेस के साथ 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री बन रहा है तो B कितना होगा ये पूछा गया है। जब ये 30 डिग्री बन रहा है तो A कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये हाफ तो 90 होगा। जब A 60 होगा तो B भी 60 होगा, क्योंकि सेकंड लॉ हमें ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको समझ में आनी चाहिए कि किस लाइन के बीच में कौन सा एंगल गिवन है और कैसे हमें फाइंड आउट करना है। इससे बहुत सारे सवाल आगे पीछे करके बनेंगे। कई बार ये कहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपका 30 डिग्री है। तो आप ये बताइए कि नॉर्मल रे सरफेस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये सरफेस है मेरी, ओके, इस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना ये 45 डिग्री है। तो आप हमें ये बताइए कि इंसिडेंट रे जो है वो सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। इंसिडेंट रे सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, अब आप मुझे बताइए। ये गिवन है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है 45 पे, तो इंसिडेंट रे सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। 45 डिग्री। 45 डिग्री। अगर मैंने कहा कि बेटा ये 45 नहीं है, ये है मेरा 37.5, ओके।
अब बताओ कि इंसिडेंट रेस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? सर 12.5। 3.5 ओ सॉरी 50.5 37.5 का ये है, तो बेटा ये भी 37.5 का होगा। जब ये 37.5 यस का सर। है, ये भी 37.5 का है, तो ये कितने का होगा? तो आपने कहा कि 37.5 से 0.5 किया तो 38 हो गया, और 38 में अब मुझे बनाना है 90। 38 में मुझे अब बनाना है 90, 90। तो 2 हो गया 40, और 50 और जोड़ लो 90 बनाने के लिए, 50। तो 52.5 डिग्री का यस एंगल बन गया ये वाला। सभी आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है? यस सर। यस सर। क्योंकि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अब आपको 90 तो माइनस है सर 37। हाँ, ये मैथ्स का है, लेकिन ये इसमें साइंस में पूछा जाता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है। इसके बाद अब अगला है हमारे पास टॉपिक इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। 7th क्लास का इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो कैसी इमेज बनती है आपकी प्लेन मिरर के सामने, ये है। तो पहला क्या आप क्या लिखोगे? इमेज जो आप ऑब्जेक्ट के सामने अगर बैठ जाएं, इमेज अगर प्लेन मिरर के सामने अगर आप बैठ जाते हैं तो इमेज कैसी बनती है? तो मैं आपको बताऊंगा। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ये साइज क्या कह रहे हो आप? ये क्लियर नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, ये तो बता दो। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा बेटा, आप जो खड़े हो इमेज के आगे तो आप ऑब्जेक्ट हो। जैसे आदित्य जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इमेज जो मिरर के अंदर आदित्य खड़ा है, मिरर के अंदर जो आदित्य खड़ा है उसे हम कह रहे हैं इमेज। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा आदित्य है उतना ही बड़ा अंदर हमें दिख रहा है। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई सर। दूसरी चीज़ बताओ। दूसरी चीज़ है कि इमेज फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। सर अब ये बताओ, ये क्या लिख दिया आपने? तो मैंने कहा बेटा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी आदित्य अगर इस मिरर से ये जो मिरर है, यहाँ पर हमारा आदित्य खड़ा है, ये अगर इस मिरर से 3 फीट की दूरी पे खड़ा है तो इसका जो इमेज यानी अंदर जो फ़ोटो बन रही है वो भी 3 फीट की दूरी पे बन रही है, अंदर 3 फीट की दूरी पे बन रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 फीट की दूरी पे खड़े हैं, मान लो एक बच्चा 10 फीट की दूरी पे खड़ा है, तो इमेज के अंदर भी, मतलब मिरर के अंदर भी जो उसकी इमेज बनेगी वो 10 फीट के दूरी पे बनेगी। सर आप ये मेज़र कैसे कर रहे हो कि अंदर 10 फीट पे खड़ा है? मैं तो कहूँगा 2 फीट पे खड़ा है। आप बता तो दो, ये अंदर कौन से तरीके से मेज़र कर रहे हो आप? तो मैंने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊँ अब इसको। चलो फिर भी कोशिश करते हैं कि बताएं कैसे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मेरी मिरर है, ये मैंने बनाया मिरर। ओके, इसके आगे रखा मैंने चेस बोर्ड रखा। इसमें ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, 8 बॉक्सेस होते हैं, 8 बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस चेस बोर्ड के आगे। तो मैंने यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे बॉक्स पे यहाँ पर हमने रखा राजा को। तो अंदर भी चौथे बॉक्स पे ही राजा दिख रहा है, यहाँ पर राजा अंदर भी चौथे बॉक्स पे ही दिख रहा है। तो मैंने कहा देखो, प्रूफ कर दिया ना। मान लो इसकी 1-1 इंच डिस्टेंस है, तो 4 इंच पे राजा खड़ा है, तो अंदर भी 4 इंच पे ही खड़ा है। कैसे मेजर किया? जब इस बॉक्स की लेंथ 1 इंच है तो चौथे पे खड़ा है, यानी 4 इंच पे ही खड़ा है।
तो ये भी हमारा प्रूव हो गया कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। ये दूसरी बात हो गई। अब सर तीसरी बात बताइए आगे। ये तो समझ में आ गया, मज़ा भी आ गया, ये तो समझ में आ गया, मज़ा भी आ गया। अब अगली बात बताइए। तो मैंने कहा अगली बात के लिए अब रेडी हो जाओ फटाफट। अगली बात क्या कहती है? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इमेज जो बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इमेज जो बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। अब ये लेटरली इन्वर्टेड हर बार कोई ऐसा शब्द आ जाता है कि मन करता है कि साइंस छोड़ ही दें। मन करता है कि साइंस छोड़ दें। कैसा वर्ड आ गया एक ही क्लास में, अभी आधे घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास नहीं हुई है और ऐसे वर्ड बोल रहे हैं कि बस समझ ही नहीं आ रहा। लेटरली इन्वर्टेड ऐसा आएगा, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर की वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? क्या आप सभी जानते हैं लेटरली इन्वर्टेड होता क्या है? आप में से कोई भी बताओ लेटरली इन्वर्टेड होता है। राइट का लेफ्ट साइड दिखेगा। सर राइट का लेफ्ट। राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखेगा, है ना? तो मैंने लिख दिया द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट the right side of the object is present in left in the image form। लेफ्ट इन द इमेज फॉर्म। तो राइट साइड जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना वो आपको लेफ्ट में दिखेगा इमेज के अंदर। आपने अगर राइट हैंड अप किया, आपने यहाँ पर ये मिरर है और यहाँ पर आपने राइट हैंड को अप किया, राइट हैंड को अप किया तो इमेज जो बनेगी मिरर के अंदर वो लेफ्ट हैंड को अप कर रही होगी, लेफ्ट हैंड को अप कर रही होगी, लेफ्ट हैंड को अप कर रही होगी। ये इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा हाइट हमारा है उतनी ही हाइट ऑब्जेक्ट की होगी। हालांकि ये पहले पॉइंट में कवर हो चुका है, पहले पॉइंट में कवर हो चुका है। जो मैंने यहाँ लिखा है ना, जो मैंने यहाँ लिखा है कि साइज़ ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज़ ऑफ इमेज में ही ऑलरेडी ये आ चुका है कि उसकी लेंथ, उसकी लेंथ, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट सेम होगी। जो ऑब्जेक्ट की है वही इमेज की होगी, जो ऑब्जेक्ट की है वही इमेज की होगी। हालांकि ये पॉइंट में लिख चुका हूँ ऑलरेडी, बट फिर भी साइज़ से हम कई बार मिस कर जाते हैं हाइट को। तो वो भी मैंने आपको अब लिख दिया, वो भी मैंने अब आपको लिख दिया। एक आखिरी पॉइंट है, एक आखिरी पॉइंट और है इसका, एक आखिरी पॉइंट और है इसका। वो आखिरी पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट क्या है बताओ? आखिरी पॉइंट आपको याद होगा या नहीं होगा पता नहीं। सर इमेज वर्चुअल या रियल बनती? हाँ वर्चुअल और वर्चुअल या फिर इरेक्ट बनते। हाँ फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट है इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये समझ में नहीं आएगा कि वर्चुअल क्या होता है, रिएक्ट क्या इरेक्ट क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट।
अब सर ये वर्ड का मतलब समझा दो, वर्चुअल का क्या मतलब है और इरेक्ट का क्या मतलब है। तो मैंने कहा इरेक्ट तो बहुत आसान है, इरेक्ट तो बहुत आसान है। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब आपका सर ऊपर की तरफ है तो इमेज जो बनेगी उसका भी सर ऊपर की तरफ होगा। ऐसा नहीं होगा कि पाँव सर नीचे हो गया और पाँव ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होगा। इरेक्ट का मतलब सीधा, आप जैसे सीधे खड़े हैं तो इमेज अंदर जो बनेगी ना वो सीधी बनेगी, वो इमेज सीधी ही बनेगी, वो उल्टी नहीं बनेगी। वो मतलब आपका अप साइड डाउन नहीं होगा, अप साइड अप ही रहेगा, डाउन साइड डाउन ही रहेगा, अप साइड डाउन नहीं होगा। ये इरेक्ट का मतलब। सर वर्चुअल का मतलब बता दीजिए, वर्चुअल का मतलब बता दीजिए। तो वर्चुअल के लिए आपको दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, दो तरह की इमेज बन सकती हैं। इसमें बनती है हमारी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बेसिक डिफरेंस क्या है? रियल इमेज को हम मेक ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं। रियल इमेज को हम क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि स्क्रीन के ऊपर ये नहीं उतारी जा सके। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं ना, हॉल में देखने जाते हैं तो क्या होता है, ये एक पर्दा होता है उनके पास, ये एक पर्दा होता है, स्क्रीन होती है, इधर से लाइट रे आ रही होती है, इधर से लाइट रे आ रही होती है, इधर से लाइट रे आ रही होती है, और वो सारी लाइट रे आकर यहाँ मिलती हैं। सारी लाइट रे आकर यहाँ मिलती हैं, और जब आके मिलती हैं तो फिर यहाँ पे हमारी इमेज बनती है, यहाँ पे हमारी इमेज बनती है। ठीक है, इसको मतलब रियल का मतलब ये है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक स्क्रीन के ऊपर उतार सकते हैं। जबकि वर्चुअल में मतलब अलग है, वर्चुअल में मतलब अलग है। वर्चुअल ये कहता है कि आपकी जो इमेज है ना वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी, वो मिरर के अंदर बनेगी। जैसे ये मैंने प्लेन मिरर लिया, ओके, यहाँ पर मैंने ए लिखा है, तो अंदर ए ऐसा दिखेगा, वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रहा, मिरर के अंदर बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है। अगर मैंने यहाँ बी लिखा है तो यहाँ पर जो बी बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये वर्चुअल का मतलब है इट कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं तो मिरर के अंदर आपकी इमेज बन रही है, आप उसको स्क्रीन के ऊपर नहीं उतार सकते। ठीक है, आपने वो कहानी पढ़ी होगी बारहसिंगा वाली। बारहसिंगा अपने पाँव को पहले कोसता है कि ये कैसे पाँव दे दिए बहुत गंदे, 12 सींग तो बहुत बढ़िया दे दिए, और लोग मुझे सींग के चक्कर में देखने आते हैं, पाँव अच्छे नहीं है, शरीर भी अच्छा है सुनहरा, लेकिन पाँव अच्छे नहीं है मेरे। लेकिन जब शेर उसके पीछे पड़ता है, शिकारी उसके पीछे पड़ते हैं उसको मारने के लिए, तब वो भागते एक दरिया में पहुंचता है, प्यास लगती है वहाँ पे, तो पानी पी रहा होता है, तो उसकी इमेज पानी के अंदर दिखती है, उसकी इमेज पानी के अंदर दिखती है। तब पानी पीने के बाद उसे दिखता है उसका पाँव, और पाँव में वो कहता है अगर ये पाँव नहीं होते तो आज मेरा आखिरी दिन होता। इसका मतलब ये है कि जो उसने इमेज देखी पानी के अंदर, वो कौन सी इमेज थी, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में सिर्फ यही अंतर है, बेसिक अंतर ये है। ठीक है, अब मैंने आपका जो मैक्सिमम पार्ट है वो मैंने अब आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का, और उससे आगे प्लेन मिरर पूछा जाता है या इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल पूछा जाता है, तो ये मैंने अब आपको बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की, क्योंकि टाइप्स ऑफ मिरर में ही हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। तो मिरर कितने तरह की होती है इसकी बात करते हैं। सो हम लिखते हैं अब टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। तो सबसे पहले समझिए कि मिरर होता क्या है। मिरर होता क्या है, एक चीज़ होती है हमारे पास ग्लास, एक होता है मिरर। ग्लास क्या होता है और मिरर क्या होता है? मिरर को हम कहते हैं पॉलिश्ड ग्लास। पॉलिश्ड ग्लास, अगर ग्लास को हम पॉलिश कर दें एक साइड से, सिल्वर पेंट कर दें, तो वो मिरर बन जाता है।
और ग्लास क्या होता है? ग्लास होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब है कि इसके आर पार हम देख पाते हैं, इसके आर पार हम देख पाते हैं, आर पार देख सकते हैं, जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे पॉलीथीन हो गया या बटर पेपर हो गया, उसके आर पार हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं, मिरर के आर पार हम नहीं देख सकते क्योंकि उसके पीछे हमने कर दिया पॉलिश, और पॉलिश करने की वजह से रिफ्लेक्शन पूरा होता है और हमें वो ऑब्जेक्ट सही से दिखाई देता है। तो मिरर कितने टाइप की होती है, अब ये करते हैं। मिरर सर 3 टाइप की होती है, मिरर 3 टाइप की होती है, मैंने पढ़ा है सर, मैं बताऊंगा आपको। पहली टाइप हो गई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर सर ये जो मैंने बताया ये बेसिकली 2 टाइप की होती है, इसको हम 3 टाइप में समझते हैं, प्लेन मिरर। दूसरी बात हो गई स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वह आम शीशा जो कि स्ट्रेट होता है और आपके घर में पड़ा रहता है, आप सुबह शाम नक्काशी करते हैं अपने फेस की उसको देखते हुए और फिर जाते हैं घूमने फिरने, ये प्लेन है। प्लेन का मतलब इसका सरफेस जो है ना वो सीधा है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट, तो प्लेन मिरर। कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, मिरर कुछ ऐसा होता है, स्पेयर से कट के बना होता है, स्पेयर से कट के बना होता है ये मिरर, या फिर ऐसा मिरर, ऐसा मिरर। तो ये मिरर जिसके पीछे की साइड में पॉलिश होता है इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और ये मिरर जिसके अंदर की साइड में पॉलिश होता है, ये देखो ये पीछे की साइड में पॉलिश है, पीछे की साइड में पॉलिश है, उठे हुए साइड की पॉलिश है, इसे हम कहते हैं कॉनकेव। ये अंदर की साइड पॉलिश है, जो गहरा, जहाँ पानी भरा जा सकता है, गहरी साइड पे पॉलिश है, उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये 2 तरह की हो गई। अब इस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये हिस्सा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला हिस्सा। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कई बार दिमाग में रह जाता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आप डिफरेंस बताइए। तो मैं कहूँगा कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर वाला हिस्सा होता है, यानी जो गहरा होता है उधर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो उठा वाला हिस्सा होता है उधर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि अंदर वाली साइड से हमने उसको पॉलिश कर रखा है, क्योंकि अंदर हमने वाली साइड से हमने उसको पॉलिश कर रखा है। तो छोटा सा एक और डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई बार डिफरेंस के तो आएगा नहीं डायरेक्ट कभी भी, बट ये है कि एक बार आपको पता लग जाए कि है क्या एग्जैक्टली, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरा दिमाग हमारा चल जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब अंदर की साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड, पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस,
इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, और इसको हम कहते हैं डायवर्जिंग मिरर, डायवर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, ये तो हमें समझ ही नहीं आया कि कन्वर्जिंग क्या होता है और मिरर और डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है। तो मैंने कहा कि कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर वह मिरर होते हैं जो लाइट को एक पॉइंट पे मोड़ देते हैं। जैसे ये है हमारा मिरर, कॉनकेव मिरर, जितनी भी लाइट आ रही है सीधी आ रही है ऐसे करके, और वो सारी टकरा के एक पॉइंट से निकल रही है, एक पॉइंट से निकल रही है। ये हमारी सीधी लाइन आई और एक पॉइंट से निकल रही है। तो इस पॉइंट पे अगर हमने कोई कागज़ रखा हुआ है, कुछ रखा है, तो सारी धूप जो आ रही है, या सोलर कुकर रखा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे सोलर कुकर रखा हुआ है, तो सारी धूप जो आ रही है वो यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, यानी कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। हिंदी बहुत अच्छी नहीं है इसलिए स्पेलिंग का हिंदी पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं, समझ में आना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है। इकट्ठा होना, ये इकट्ठा हो रहा है, इसको हम इकट्ठा होना कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर में। और दूसरी बात है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है कि ये जो सरफेस है अंदर से पॉलिश्ड होती है, अंदर से पॉलिश होने के कारण से इस पे अगर कोई लाइट रे आती है ना, ऐसे ऐसे लाइट रे आती है, तो वो ऐसे बाहर चली जाती है, ऐसे ऐसे चली जाती है। तो सर ये बताइए इसका यूज़ कहाँ होता है। तो मैंने कहा गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है ना, उसमें बल्ब यहाँ लगाया जाता है ऐसे करके। तो इसकी जो लाइट आएगी वो पहले इसके ऊपर पड़ेगी, और इसके ऊपर पड़ने के बाद वो ऐसे बाहर की तरफ फोकस होगी, बाहर की तरफ फोकस्ड होगी। देखो ऐसे बाहर की तरफ फोकस होगी, तो यहाँ पर हेडलाइट उसके सामने, गाड़ी के सामने, तो रोशनी आएगी आपको इस तरीके से। तो ये बता दिया मैंने कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब आज की क्लास के कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो साथ साथ, और मैं आपको बताऊंगा। अब टाइम अभी का पॉइंट्स टू रिमेंबर में, अब मुझे आगे जो टॉपिक कराऊंगा वो आगे साथ साथ चलेगा, इसलिए आप डाउट्स पूछो ज़रा। कोई डाउट है किसी को बताओ, कोई डाउट है किसी को बताओ। मैं एक बार शुरू से दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या करा, और फिर उसके बाद चलते हैं। ये हमने टाइम वाइम बता दी थी आपको। अब यहाँ से रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार, जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर मैं हेलो हाँ मैं बताता हूँ, एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ मोटा मोटी, इसके बाद फिर आपको दोबारा से बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा हमने लाइट, क्योंकि चैप्टर का नाम लाइट है तो हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये मतलब क्या है इस चैप्टर का। तो लाइट एक एनर्जी है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लाइट्स टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट सीधी लाइन में चलती है, ये मुड़ती नहीं है। ऐसा हो कि रास्ता मुड़ रहा हो तो लाइट अगर इस रास्ते पे है तो दूसरे रास्ते पे मुड़ के नहीं जाएगी, ठीक है। फिर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होती है। और लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई। उसके बाद है लाइट का रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और लाइट का रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट भी होता है और चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट भी होता है, ये ध्यान रखना है। पाथ में भी होता है और स्पीड में भी होता है, ये दोनों चीज़ें रखनी है हमें। तो अगर लाइट एक ही मीडियम में चल रही है और बाउंस होके आ रही है वापस, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस होके आ रही है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस सबसे बढ़िया प्लेन सरफेस पे होता है, प्लेन सरफेस पे होता है जहाँ पे पॉलिश्ड हो। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट चल रही है सीधी, अपना रास्ता भी बदल देती है, क्योंकि उसके सामने जो ऑब्जेक्ट आता है वो उसकी स्पीड को कम कर रहा होता है। तो जिस स्पीड से वो आ रही होती है उस स्पीड से कम हो जाती है उसकी स्पीड, और रास्ता भी उसका बदल जाता है। ये हमने पढ़ा अभी। इसके बाद चेंज इन पाथ ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट, ये रहा चेंज इन पाथ और स्पीड ऑफ लाइट।
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ मैंने बताया था कि नींबू अंदर देखो कितना है और अंदर जाने के बाद वो कितना बड़ा साइज़ का हो जा रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है और रास्ता भी चेंज हो रहा है। ये जब रिफ्रैक्शन कराएंगे तो अब आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। मैंने बताया था कि स्केल के नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए थे, आपने जैसे ही स्केल रखा तो वर्ड्स थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं, जूम दिखाई देते हैं। और कई बार आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ ऐसा एक वेपन पड़ा होता है, एक ऐसा औजार पड़ा होता है, हथियार, और कई बार आप इसको बहुत ध्यान से रखते हो और जूम कर करके चीज़ों को देखते रहते हो कि देख मेरे पास माइक्रोस्कोप है, मैं देख जूम करके दिखाता हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर अगला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये प्लेन इनका अलग अलग नहीं होता। फिर दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं, किसी भी केस में ये अलग नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा लॉ ये कहता है। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे इसके बेस पे कि नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में मैंने एंगल दे दिया, आप बताइए इंसिडेंट रे क्या होगा। फिर ये बताइए कि सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ये है तो आगे इसमें क्या होगा। फिर ये मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया था, आपने ही बताया मुझे कि इसका आंसर 52.5 डिग्री होगा। उसके बाद इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर हमने पढ़ा। साइज़ ऑफ इमेज साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, चाहे उसकी लेंथ हो, चाहे उसकी ब्रेथ हो, चाहे उसकी हाइट हो। फिर दूसरी बात है इमेज डिस्टेंस मिरर, ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा मिरर से उतनी ही दूरी पे उसका इमेज मिरर के अंदर बनेगा। लेटरल इन्वर्टेड लेफ़्ट राइट चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट लेफ़्ट में है, लेफ़्ट हैंड अप कर रहा है तो इमेज राइट हैंड अप कर रही होगी। फिर हाइट ऑफ इमेज दोनों की सेम होगी। और सबसे आखिरी पॉइंट वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब जो इमेज प्लेन मिरर से बनती है वो स्क्रीन पे नहीं उतारी जा सकती, लेकिन वो सीधी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिरर में हमने पढ़ा प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में जो प्लेन होता है उसकी तरफ उसके वैसे ही होता है, लेकिन स्फेरिकल में क्या होता है, एक स्फीयर बन रहा होता है, एक सर्कल बन रहा होता है। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह की है, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ग्लास में और मिरर में अंतर क्या है। तो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार हम देख पा रहे हैं। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार हम देख नहीं पा रहे। पॉलिश्ड ग्लास को हम मिरर कहते हैं। अगली चीज़ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अंतर क्या है। कॉनकेव मिरर में जो सरफेस होती है, जो कर्व्ड सरफेस होती है, वो रिफ्लेक्शन कर रही होती है क्योंकि उठे वाले साइड में हमने पॉलिश कर रखा है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने अंदर वाली साइड में पॉलिश कर रखा है, उठे वाले साइड में रिफ्लेक्शन होता है। कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर ये रहा, इकट्ठा होना और फैलना।